क्लास 11th पार्ट बी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने पहले टॉपिक पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर Indian industrial sector was also crying out for the development in India colonial rule like agriculture. No importance was given for the development of industries. जैसे ही एग्रीकल्चर को कैसा फेस करना पड़ा डिफ़िकल्टीज़ का किसके रूल में, कॉलोनियल रूल के, ब्रिटिश के रूल में, उसी प्रकार जो इंडस्ट्रीज़ है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया और ना ही उसका डेवलपमेंट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। टू सी इंडिया growing industrial was against the British rule. There were two reasons for keeping India away from modern industries. और अगर हम इंडिया की और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ब्रिटिश क्या थे, इसके पूरे खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो, उसमें ग्रोथ आए, विकास आए। तो इसीलिए उसका रीज़न क्या था, दो कारण थे उसका। पहला रीज़न था वन वे वॉज टू कीप इंडिया रिड्यूस्ड टू जस्ट एज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइम रॉ मटेरियल फॉर द मेजर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। पहला रीज़न ये था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की उसमें ग्रोथ ना आए, तो ये था कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी अपना रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ पर, ब्रिटेन में और विदेशों में, तो उसे क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। सेकेंड, इट वॉज टू टर्न द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया इनटू अ प्राइम कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स। और उनका दूसरा उद्देश्य ये था कि जो इंडिया का जो पूरा डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू मार्केट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो कंज्यूमर है इंडिया के वो किसको प्राथमिकता दे, फिनिश्ड ब्रिटिश गुड को प्राथमिकता दे। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया कुड हैव वेटन डाउन बोथ ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश का, उसकी वजह से, दोनों रूल की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या आ गई, लो लेवल पर आ गई। विटनेस द फॉलोइंग फीचर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 5 फीचर्स दे रखे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, कितने चेंजेस आए, उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हस्तशिल्प उद्योग, जो भारत का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। किसके रूल में, ब्रिटिश के रूल में। क्योंकि वो अलग अलग पॉलिसी वगैरह क्या करते थे, इंडिया की इंडस्ट्रीज पॉलिसी वगैरह उन्होंने लॉन्च कर दी थी और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट था वो पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का रुक गया था। और इसीलिए जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, पूरे विश्व में क्या थी, फेमस थी, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, उसका पतन हो गया था, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ और डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई। सेकंड, डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभाव। जो पॉलिसी अपनाई गई, टैरिफ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो क्या लगता है, टैक्स लगता है, उसकी जो पॉलिसी थी उसमें भी क्या था, भेदभाव कर दिया था उन्होंने। द ब्रिटिश एडोप्टेड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इट अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टू इंडिया बट इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। पॉलिसी में ये था, जो एक्सपोर्ट और इंडिया होता था, जो रॉ मटेरियल्स होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो ब्रिटिश क्या करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी इंडिया में, उस पर क्या लगाया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। किस पर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पर। कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप इंडियन मार्केट्स वर ओवरफ्लोडेड बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस्ड। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो ब्रिटिश का जो गुड्स हमारे इंडिया में आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो इसीलिए उनका जो गुड्स होते थे वो क्या थे, काफ़ी लो प्राइस के थे, सस्ते थे। और इसी के रीज़न से वहाँ पर उन पर टैक्स नहीं लगता था, तो इसी की वजह से जो इंडियन कंज्यूमर थे वो किस पर मैन्युफैक्चर करने लगे थे, कौन सा गुड प्रीफर करने लग गए थे, ब्रिटेन गुड्स। क्यों, क्योंकि वो लो प्राइस का था। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैज़ टू फेस द सीरियस ब्लो दैट डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट बोथ स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड अल्टीमेटली दे वर रूइंड। और इसी प्रकार जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, उसमें काफ़ी क्या हो गया, लो होने लग गई, काफ़ी उसमें ब्लो आ गया। और इसीलिए जो डोमेस्टिक मार्केट था, फॉरेन मार्केट था इंडिया का, वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया डेवलपमेंट। और उसके बाद वो लास्ट में क्या हो गई, एक प्रकार से रूइंड हो गई, नष्ट हो गई।
इट वॉज इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और यही क्या था, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, शासक थे, उनका यही क्या था, इंटेंशन था, उनका स्टार्टिंग का इंटेंशन क्या था कि हमें इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका क्या करना है, पतन करना है। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभाव वाली पॉलिसी अपनाई, और इसीलिए जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका क्या हो गया, पतन हो गया। थर्ड, नरिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। नरिशमेंट मतलब होता है पोषण। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को क्या मिला, पोषण मिला। कब पोषण मिला, जब उनके जो मैन्युफैक्चर, जो उनके गुड्स थे वो क्या हो गए, लो प्राइस के हो गए, तो उन्हें क्या मिला, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मिला। उनके लो प्राइस थे, इसीलिए जो पीपल थे उनके प्रोडक्ट को प्रीफर करने लग गए। और उसका रीज़न क्या था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की वो क्या हो गई थी, पहले ही उन्होंने र्यून कर दी थी, नष्ट कर दी थी। और इसी की रीज़न की वजह से जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई, काफ़ी पोषण हो गई, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपांशन हो गई, विस्तारित हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो किसको जाने लग गया, ब्रिटेन में जाने लग गया प्रॉफिट। और इसी की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो पूरी तरीके से निगलेक्ट होने लग गई। और एंड इसका डिसएडवांटेज ये रहा कि जो इंडिया के पीपल थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब बेरोजगार हो गए। फोर्थ, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। लॉपसाइडेड मतलब होता है एक तरफा, और डेवलपमेंट मतलब विकास, तो एक तरफा विकास। अब लॉपसाइडेड डेवलपमेंट कैसा रहा, जो डेवलपमेंट था सिर्फ वो कॉटन में, टेक्सटाइल में, जूट मिल्स में ही डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा 19th सेंचुरी में किसी भी इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 20th सेंचुरी में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, स्टार्ट हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्टार्टेड इन 1907। 19th सेंचुरी में कॉटन, टेक्सटाइल और जूट को इम्पोर्टेंस दी गई, डेवलपमेंट हुआ। देन उसके बाद 20th सेंचुरी में 1907 में टाटा कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। और उसके बाद कई इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 और 1945 में हुआ था वो भी क्या, उसके बाद क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज़ भी क्या होने लग गई, धीरे धीरे डेवलप होने लग गई, स्टार्ट होने लग गई। तो एक तरफा डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले डेवलपमेंट क्या था, ऑल राउंड था, ओवरऑल था। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से फिर हमारा डेवलपमेंट कैसा हो गया, लॉपसाइडेड हो गया। और डेवलपमेंट फिर कैसा हुआ, पहले कॉटन टेक्सटाइल में हुआ, देन उसके बाद टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टार्ट हुई। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ क्या हुई, डेवलप हुई, स्टार्ट हुई, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़। फिफ्थ, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उसकी भी क्या आने लगी थी, धीरे धीरे कमी हो गई थी। तो जैसे ही कैपिटल गुड्स में लेक आने लग गया, कमी आने लग गई, तो उसकी वजह से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया, स्मॉल हो गया। और द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड लिविंग इंडिया टू डिपेंड फॉर कैपिटल गुड्स ऑन इंग्लैंड। और जो ब्रिटिश थे उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप करना इंडिया में, ताकि किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और इंडिया क्या हो गई, पूरी तरीके से डिपेंड हो गई कैपिटल गुड्स में इंग्लैंड के ऊपर। तो लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी क्या हो गई, लो हो गई थी।